हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं अनुच्छेद लेखन के बारे में। हम इसमें जानेंगे कि अनुच्छेद हमें किस तरह लिखना चाहिए और जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जा सकता है। तो अनुच्छेद लेखन को हम लघु निबंध यानी छोटा निबंध भी कह सकते हैं। निबंध आपने देखा होगा कि 200 शब्दों में या 250 शब्दों में, इससे ऊपर भी जा सकता है, इतने शब्दों में लिखा जाता है। मगर अनुच्छेद के लिए सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 80 से 100 शब्दों तक। इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग सुगठित एवं समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है। सुगठित यानी अच्छी तरह से गढ़ा हुआ, समग्र दृष्टिकोण यानी हर तरीके से उसको देखकर, उसकी बाजू जानकर, सारी बाजू जानकर फिर लिखना। शब्द संख्या सीमित होने के कारण लिखते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जब भी अनुच्छेद के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद सीमित शब्दों में लिखा जाता है। उसकी लिमिट यानी कितना होता है शब्दों की लिमिट, 80 से 100 शब्दों की। तो इसीलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं अनुच्छेद लिखते समय। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही परिच्छेद या पैराग्राफ में प्रस्तुत विषय को सीमित कर दिया जाता है। तो ये हम सभी जानते हैं, निबंध जब भी हम लिखते हैं तो उसके हर एक बिंदु को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में एक एक अनुच्छेद लिखा जाता है, यानी प्रत्येक बिंदु का एक एक अनुच्छेद होता है, पैराग्राफ होता है। मगर अनुच्छेद में सिर्फ एक ही पैराग्राफ होता है, एक ही परिच्छेद होता है और विषय को सीमित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका यानी उसके बारे में बैकग्राउंड, उसका क्या है, मध्य भाग जो मिडल पार्ट है, एवं उपसंहार यानी समाप्ति जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा निबंध में ही होता है कि उसके बैकग्राउंड के बारे में या उसकी भूमिका, मध्य भाग या समाप्ति, उपसंहार जैसा निबंध में किया जाता है, मगर अनुच्छेद में यह सब करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, अब जानते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए। अगर परीक्षा में आपको संकेत बिंदु यानी पॉइंट्स दिए गए हैं तो इन पॉइंट्स को समझ लेना ज़रूरी होता है और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए और उन्हीं बिंदु यानी उसी पॉइंट के आधार पर आपको अनुच्छेद को स्पष्ट करना है, लिखना है या एक्सप्लेन करना है। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर उनकी ओर संकेत कर देना पर्याप्त होता है। तो जब भी हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं तो इसमें उदाहरण और दृष्टांत यानी मिसाल के लिए कोई स्थान नहीं है, जगह नहीं होती। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो हम उस तरफ इशारा या संकेत कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय 10 से 15 वाक्यों अथवा 80 से 100 शब्दों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो जब भी हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं किसी भी विषय पर तो कम से कम हमें 10 से 15 वाक्य लिखने होते हैं, नहीं तो 80 से 100 शब्द में इसे पूर्ण रूप से
समाप्त कर देना चाहिए। विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव करके उनकी चर्चा करनी चाहिए। तो जो भी हमें विषय दिया गया है उसके पक्ष में यानी फॉर में उसके बारे में सोचना है, और उसके बाद जो भी हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, महत्वपूर्ण लग रहा है, उसका चुनाव करना है हमें, और फिर उस पर चर्चा करनी चाहिए यानी लिखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो वाक्यों को छोटा तथा सरल रखना चाहिए। तो जितना हमसे बन पड़ता है, जितना संभव हो हमसे, वो वाक्यों को हमें छोटा करना चाहिए और एकदम सिंपल रखना चाहिए। विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण, कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। तो विषय को हमें प्रेजेंट कैसे करना है? प्रभावपूर्ण यानी असर डाल देने वाली होनी चाहिए, कलात्मक यानी कला से युक्त होनी चाहिए, तथा संक्षिप्त होनी चाहिए यानी छोटी होनी चाहिए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। तो विषय में जो भी बिंदु दिए हुए हैं उन सब का समावेश अनुच्छेद में होना चाहिए, यानी वो सब बिंदु अनुच्छेद में होने चाहिए। अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यानी अनुच्छेद का जब अंत तक आ रहे हैं हम लोग लिखते लिखते, तो जो उसका परिणाम है, विषय का जो परिणाम है, निष्कर्ष है, वो पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए, यानी समझ में आ जाना चाहिए। तथा विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तो उससे क्या संदेश मिल रहा है हमें, इस टॉपिक से या विषय से क्या संदेश मिल रहा है, इसका भी उल्लेख वहाँ होना चाहिए। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमारे जो अनुच्छेद को बहुत ही प्रभावशाली और सुंदर बना देती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। गया समय फिर हाथ नहीं आता। तो ये है विषय, गया समय फिर हाथ नहीं आता, यानी एक बार समय चला गया तो वो वापस नहीं आता। संकेत बिंदु देखो दिए गए हैं। समय ही जीवन है, समय के दुरुपयोग से हानि, समय का सदुपयोग। अब देखिए इन्होंने किस तरह से लिखा है। महापुरुषों ने कहा है समय बहुत मूल्यवान है, एक बार निकल जाने पर यह कभी वापस नहीं आता। तो जो महापुरुष हैं उन्होंने कहा है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, एक बार समय गया तो वह कभी वापस नहीं आता। हमने जाना, मराठी में भी शायद आपने सुना होगा, वेळ निघून गेल्यावर काही होऊ शकत नाही। वास्तव में समय ही जीवन है, इसकी गति को रोकना असंभव है। तो ये हम सभी जानते हैं, समय को रोकना असंभव है, किसी के हाथ में नहीं है, समय ही हमारा जीवन है। संसार में अनेक उदाहरण हैं जो समय की महत्ता को प्रमाणित करते हैं। तो संसार में ऐसे कई उदाहरण हैं जो समय के जो महत्व को बताते हैं। जिसने समय के मूल्य को नहीं पहचाना वह हमेशा पछताया है। तो ये हम सब जानते हैं कि समय का मूल्य अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें पछताना पड़ता है। इसके महत्व को पहचान कर इसका सदुपयोग करने वाले व्यक्तियों ने अपने जीवन में लगातार सफलता प्राप्त की। तो जो भी समय के बारे में जान गया है या उन्होंने सही इस्तेमाल किया है समय का, वही लोग जीवन में आगे चलकर सफलता प्राप्त कर पाए हैं या कर सके हैं। जो व्यक्ति समय मिलने पर भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, वे जीवन में असफल रहते हैं, सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे कई लोग हैं,
समय उनको मिलता है मगर वो काम नहीं करते, उस समय का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे जो लोग हैं वो कभी सफल नहीं होते, उन्हें हमेशा असफलता ही मिलती है। अब आगे देखिए, जो विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करते वे फेल होने पर पछताते हैं। तो विद्यार्थी अक्सर ऐसा करते हैं कि पूरे वर्ष पूरे साल पढ़ाई नहीं करते और जब वो फेल हो जाते हैं तो पछतावा होता है कि तब मैंने पढ़ लिया होता तो शायद ये सब ना होता। तब यह उक्ति की, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करते वे फेल होने पर पछताते हैं। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते और फिर फेल हो जाते हैं तो पछताते हैं कि तब मैंने पढ़ लिया होता तो शायद मैं फेल ना होता। तब यह उक्ति की, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तब यही उक्ति काम आती है कि एक बार समय निकल गया तो कोई पछतावे से या पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। चरितार्थ होती है, विद्यार्थी को समय का मूल्य पहचानते हुए हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थी को समय का मूल्य पहचानना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय को नष्ट करता है एक दिन समय उसे नष्ट कर देता है। महान पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया। तो महान जो पुरुष हैं थे उन्होंने समय का सही इस्तेमाल किया था और अपने जीवन में सफल हुए। स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा आदि इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। तो ये सब एक एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है कि इन्होंने समय का सही इस्तेमाल किया और जीवन में वो सफल रहे। अतः हमें समय की महत्ता को समझते हुए इसका सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।